हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 शताब्दी से लेकर 1750 शताब्दी तक। ये जो है बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड है, पंजाब यूनिवर्सिटी। इसमें हम आज जो करेंगे चैप्टर 6 अफगान यानी द अफगान। ये जो होगा शेर शाह सूरी के जीवन, इसके साथ साथ उसके जो है युद्ध और उसके जो है जीवन में उपलब्धियाँ, सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको विचार भी करना चाहिए और सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसमें सब्सक्राइब करना आपके हित में है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी जो है आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप सोचिएगा कि जब एग्जाम हो जाएगा तो नोटिफिकेशन का क्या अर्थ रह जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर आपको कई जगहों पर हेल्प कर रहा है। क्योंकि ये 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th, ठीक है, CBSE के हर एक चैप्टर को कवर करता है। साथ में जो बच्चे जो है NIOS में और NIOS में एडमिशन करवाए हैं, उनके लिए भी है 10वीं और 12वीं के सारे सिलेबस आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर पर मिल जाएगा। ठीक है, साथ में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट को कवर करेगा। तो देखिए, इतना फ़ायदा होगा तो सब्सक्राइब करना तो आपको हित में रहेगा। मुझे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना है, मुझे तो सिर्फ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो सोचिए मत, विचारिए मत, अभी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरे साथ जुड़ने से ये होता है कि मुझे अच्छा भी लगता है कि चलिए बच्चे हम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश भी करूंगा। अगर आप नहीं जुड़िएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाइएगा, दूसरे बच्चे नहीं देखेंगे, तो फिर मुझे जो है इतना मेहनत करके क्या मिलेगा। मैं जो इतना मेहनत करता हूँ, आपको पता भी है कि बोलना बहुत ही बड़ी बात होती है, समझाना बहुत ही अलग बात होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप मेरी मेहनत को कितना समझते हैं और कितना सब्सक्राइब करते हो। देख लेते हैं आज कि आप मेरी बात को कितना मानते हो। चलिए, ये तो था आपके लिए। आज जो हम पढ़ेंगे वो है शेर शाह सूरी की आरंभिक जीवन। कहते हैं जब बाबर कि हमने सारे कंडीशनों को पढ़ लिया था, ठीक है, 5th चैप्टर में, अब जो है हम जो है शेर शाह सूरी की आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं प्रत्येक महान व्यक्ति के पीछे जीवन के कटु अनुभव की छाया दिखाई देती। देखिए, कहते हैं ना कि जो झेलता है वही आगे बढ़ता है, जो दुख नहीं सहता उसको जीत का भी खुशी नहीं होता है। जो कहते हैं ना, जो खून पसीना करता है वही रोटी का महत्व भी जानता है। तो ये कहीं हद तक सही भी है और अच्छी सही बात भी है। जो व्यक्ति ये सोचते होंगे कि मैं एक बार में ही धन कमा लूँगा और एक ही बार में जो मालामाल हो जाऊँगा, दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो वो जो है गलत रास्तों से होता है। लेकिन हमारा कोई भी धर्म जाति ये नहीं सिखाता कि हम गलत राहों पर चलें और गलत तरीके से पैसे को एकत्र करें। क्योंकि कहते हैं ना कि खून पसीना के एक रोटी भी मिल जाए ना सूखा हुआ, तो वो अमृत के समान है। और कहते हैं कि अगर हमें अमृत भी मिल जाए जो कि किसी गरीब के आंसू से सींचा हो, वो हमारे खून के बराबर होता है। तो ऐसे चीज़ों को हमें त्याग देने में ही फ़ायदा है। तो ये बात जो है यहाँ पर शेर शाह सूरी के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। कहते हैं कठोर अनुभवों की छाया दिखाई पड़ देती है। अकबर महान था, परंतु जन्म के कुछ दिन के पश्चात ही वो अपने माता पिता से अलग हो गया। शिवाजी का जीवन अपने पिता के प्रेम से दूर व्यतीत हुआ। शेर शाह सूरी का जीवन भी बड़ी कठिनाइयों से गुजरा। सौतेली माँ की ईर्ष्या के कारण उसे घर से भागना पड़ा। उसने अच्छी शिक्षा अवश्य ग्रहण की, परंतु वह पिता के चुंबन और माँ के दुलार से वंचित रहा। फिर भी उसने धैर्य न छोड़ा। कठिनाइयों के बावजूद भी उसने अपने तथा परायों से जो मिला वो सिखाता चला गया। बचपन में घर से भाग गया, परंतु फिर भी किसी न किसी तरह पिता और पुत्र का मिलाप हो गया। पिता की जागीर को प्रबंधन के रूप में उसने जागीर को किसानों के मन मोह लिया, परंतु एक बार फिर उसे सौतेली माँ के कारण घर छोड़ना पड़ा। उसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो संसार से चल बसा होता, परंतु वह कमाल का व्यक्ति था। वह जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए 64 वर्ष की आयु तक प्रयास करता रहा। अंत में वह भारत का शाह बना ही गया। संक्षेप में शेर शाह सूरी की आरंभिक जीवन उसे कला के महत्व को बहुत ही इंपॉर्टेंट देता है। कहते हैं जन्म तथा जो है वंश कैसा था उसका। शेर शाह सूरी का जो जन्म था 1472 ईस्वी में होशियारपुर जिले में बजवारा में के स्थान पर हुआ था। उसका बचपन का नाम था फरीद। वह इब्राहिम सूर का पोता तथा हसन खां सूर का पुत्र था। हसन खां की 4 पत्नियां और 8 पुत्र थे। फरीद उससे सबसे बड़ी पत्नी से था। फरीद के जन्म के कुछ समय पश्चात हसन खां बिहार चला गया और उसने जैनपुर के नवाब जमाल खां के यहाँ नौकरी करने लगा। उसके स्वामी की प्रार्थना पर सिकंदर लोदी ने हसन खां का
हसराम, ख्वाजीपुर तथा टामन के प्रांगणों जागीर में दे दिए। फरीदा का बचपन का प्रसन्नता से व्यतीत न हुआ। हसन खां को अपनी बड़ी पत्नी से कोई प्रेम नहीं था। वह अपने छोटी पत्नी का अधिक मान करता था और उसी के प्रेम में डूबा रहता था, इसलिए उसने फरीद के पालन पोषण की ओर विशेष ध्यान न दिया। अंत फरीद ने दुखी होकर अपने पिता की जागीर छोड़ दी और 1494 ईस्वी में जौनपुर चला गया। कहते जौनपुर में शिक्षा उसने ग्रहण किया। उस समय जौनपुर विद्या ज्ञान के लिए पूर्व का सिराज समझा जाता था। यहाँ फरीद ने दिल लगाकर फारसी के उच्च ग्रंथों का अध्ययन किया और मौलवी और उपाधि भी प्राप्त की। मौलवी की जो उपाधि था बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था उस समय। उसने पुराने राजाओं और विचारों के इतिहास का भी पूरा अध्ययन किया। उसने इसमें डॉक्टर कलुगारो के अनुसार फरीद ने जो है गुलस्ता बोस्ता तक सिकंदर नामा को जवानी रट लिया था। अपनी योग्यता तथा व्यवहार से उसने थोड़ी ही दिनों में सबका मन मोह लिया। जमाल खां पर उसकी योग्यता का गहरा प्रभाव पड़ा और इस बीच हसन खां जौनपुर आया। वहां उसके मित्र जमाल खां ने इस बात के लिए बड़ी महत्वपूर्ण की उसे फरीद जैसे योग्य पुत्र का परित्याग कर रखा है। उसे कहने से हसन खां ने इस बात के लिए बड़ी जो है बहुत ही शर्मिंदा भी हुआ और कहते हैं फरीद को 1497 ईस्वी में घर ले आया और उसने जो है सहराम की जागीर का प्रबंधन नियुक्त कर दिया। तो कहते हैं ऐसे योग्य पुत्र को अपने साथ न रखना भी उसके लिए गलत था। जागीर के प्रबंधन के रूप में हसरामा में पिता की जागीर के प्रबंधन के रूप में शेर शाह सूरी की प्रतिभा भी खूब निखर आया। उसने वह योग्यता का अनुभव प्राप्त किया जो भविष्य में उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। यहाँ उसने कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिसने उसने सम्राट बनने पर अपने शासन का आधार बनाया। इस विषय में जो है डॉक्टर P.S. शरण ने कहा है कि वह अज्ञात रूप से भारत के भावी सम्राट की शिक्षा प्राप्त कर रहा था। नए जागीरदार के रूप में फरीद ने अपना शासन न्याय पर आधारित किया। उसकी प्रजा उसके किसी भी समय मिल सकती थी। फरीदा जानता था कि कुशक तथा राज्य की संपत्ति का साधन है और इसके कल्याण में ही जागीर की भलाई भी है, क्योंकि कोई भी राजा तभी राजा कह सकता है जब वो कृषि पर अधिक से अधिक ध्यान दे। अंत उसने कृषकों की दशा सुधारने के लिए अनेक कार्य किए। उसने भूमि की जो है पैमाइश करवाई, उपज की ठीक पता लगाया गया और उसके आधार पर लगान निश्चित किया गया। किसानों पर होने वाले अत्याचार को भी बंद करवा दिया उसने। कृषकों पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड भी नियमित किए गए। खेती का प्रबंधन करने के पश्चात फरीद ने विद्रोही जागीरदारों की ओर ध्यान दिया। उसके विरुद्ध कड़े कदम उठाए गए। इस प्रकार जो है सहराम, ख्वाजपुर और टांगा की जागीरों में नवजीवन का संचार हुआ। अव्यास खां लिखता है कि कुछ समय में फरीद की जागीर के निवासी खुशी हो गए और फरीद की गणना एक कुशल शासक के रूप में होने लगी। सभी के होठों पर फरीद का नाम था, सभी प्रसन्न थे। यदि कोई अप्रसन्न था तो वह उसकी सौतेली माँ था। फरीद की इस उन्नति को वह एक पल भी सहन कर नहीं सकती थी। उसे यह भय था कि कहीं पैदा हो गया कि वो कहीं जागीर उसके पुत्र अहमद तथा सुलेमान के हाथ से न निकल जाए। अंत उसने हसन खां को फरीद के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। आखिरकार हसन खां उसको बहकावे में आ ही गया और यह जानते हुए भी कि फरीद ने जागीर का बड़ा सुंदर प्रबंधन किया है, हसन खां ने फरीद को जागीर से हटा दिया। इस प्रकार फरीद को एक बार फिर अपना पैतृक घर छोड़ना पड़ा। भाग्य की परीक्षा के लिए वह घर से निकल पड़ा, परंतु अब अपने हाथ एक बहुत बड़ा अनुभव भी लिए जा रहा था। अंततः 1519 ईस्वी की बात थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी के दरबार में इन द कोर्ट ऑफ द सुल्तान इब्राहिम लोदी। जागीर छोड़ने के पश्चात फरीद सुल्तान इब्राहिम लोदी के दरबार में पहुंचा और उसने सुल्तान से अपनी पिता की शिकायत की। उसने सुल्तान से यह प्रार्थना की कि वह उसके पिता की जागीर उसे सौंप दे, परंतु सुल्तान ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न दिया। इसका कारण था कि उसने अपने पिता के विरुद्ध शिकायत की थी। परंतु कुछ ही दिनों में पश्चात उसके पिता हसन खां की मृत्यु हो गई। तब इब्राहिम लोदी ने यह जागीर फरीदों को सौंप दी और वह हसराम में आकर बस गया। बाहर खान लोहानी तथा बाबर की सेवा में अंडर द सर्विस ऑफ द बाहर खान लोधिन्स एंड बाबा। कहते इब्राहिम लोदी की स्वीकृति मिलने पर ही जागीर के लिए उत्तराधिकारी का झगड़ा चलता रहा। उसके सौतेले भाइयों ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। अंततः फरीद ने पिता की जागीर छोड़ दी और बिहार के सूबेदार बाहर खान लोहानी के यहाँ जो है 1519 ईस्वी में नौकरी कर ली। अपने परिश्रम तथा स्वामी भक्ति से उसने शीघ्र ही अपनी स्वामी के दिल में स्थान पा लिया। सौभाग्यवश एक दिन फरीद ने शिकार खेलते हुए एक शेर को मार डाला। प्रसन्न होकर वहाँ वार खान ने उसे शेर खां की उपाधि से
सुशोभित किया। इस तरह फरीद जो है शेर खां बन गया। इतना ही नहीं, वह उन्नति करते करते शासन में पूरा भाग लेने लग गया। परंतु अभी लोहानी सरदार उसे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उसके विरुद्ध बहार खां के कान भरने आरंभ कर दिए। विवेश होकर जो है 1526 ईस्वी में शेरशाह को बहार खां की नौकरी छोड़नी पड़ी। अब वह एक नई राह पर चल दिया। यह राह उसे बाबर की ओर ले गई। उसने बाबर का आश्रय ग्रहण किया, परंतु बाबर शीघ्र ही उसकी वीरता तथा योग्यता को भांप गया और उसके मन में शेरशाह के प्रति भय पैदा हो गया। उसने अपने पुत्र हुमायूं से भी ये शब्द कहे थे कि शेर खां पर कड़ी निगरानी रखो, ये एक चतुर व्यक्ति है और उसके माथे पर एक सम्राट बनने के चिन्ह दिखाई देते हैं। मैंने कई अफगानों को देखा है, परंतु किसी ने मुझ पर इतना प्रभाव नहीं डाला है जितना शेर खां ने डाला है। शेर खां पुण्य विहार में शेर खां की आपसी पर बहार खां ने उसे अपने पुत्र जलाल खां का शिक्षक नियुक्त कर दिया। कुछ समय के पश्चात बहार खां की मृत्यु हो गई। उसकी विधवा बेगम नूर बीवी नए सूबेदार जलाल खां की संरक्षक नियुक्त हुई। उसने शेर खां के बिहार का उप सूबेदार बना दिया ताकि वह शासन का कार्यभार संभाल ले। कारण उसका अपना पुत्र इतना छोटा था कि वह शासन के कार्यभार को नहीं संभाल सकता था। शेर खां ऐसे ही अफसर की खोज में था। उसने अवसर का भरपूर लाभ उठाया और बिहार के राज्य के सभी बड़े बड़े पदों पर अपने समर्थक अफगान सरदारों की नियुक्ति कर दी। उसने सेना के भी पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया। आखिरकार लोहानी सरदारों की आंख खुली। उन्होंने जलाल खां के साथ मिलकर शेर खां के बिहार से निकालने का प्रयास किया, परंतु उनकी दाल न गली। शेर खां ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया और वे बिहार छोड़कर भागने का विवश हो गए। इस प्रकार शेर खां पुण्य रूप से बिहार का स्वामी बन गया। कुछ समय के पश्चात दुदुद बीवी का जो है 1530 ईस्वी में देहांत हो गया। जलाल खां अभी भी अव्यक्त था। अंततः बिहार की पुण्य जो है राज्य सत्ता शेरशाह के हाथों में आ गई, परंतु उसने कोई राजर्षि पदवी धारण न की। वह केवल हजरत अला की धारण पदवी से ही राजकाज चला रहा था। शीघ्र ही उसने अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए चुनार के भूतपूर्व सूबेदारों की विधवा लाल मालिका से विवाह कर लिया। इस प्रकार उसका चुनार के लिए तथा वहाँ के धन पर अधिकार हो गया। उसके बाद जो आरंभिक जीवन का महत्व, शेरशाह का आरंभिक जीवन उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ। जहाँ उसे अनेक कठिनाई सहनी पड़ी, वहाँ वह अनेक खुशी की अवसरों भी गुजरा। जीवन के आरंभिक काल में ही उसने हर रंग देखा, कठिनाई से जूझता हुआ वह आगे बढ़ता रहा। वहाँ न तो असफलता ने भयभीत हुआ और न ही उसे अपनी असफलता पर किसी खुशी का प्रदर्शन किया। उसने अनुभव किया और सहायता से वह उच्च शिखर छूता चला गया। संक्षेप में उसका आरंभिक जीवन का महत्व यूँ कहे तो यूँ था। उसका घर से भागकर जौनपुर जाना बड़ा ही भाग्यशाली सिद्ध हुआ। उसे शिक्षा ग्रहण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ और उसे अरबी तथा फारसी का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। वह एक श्रेष्ठ पुरुष के साथ साथ उच्च कोटि का विद्वान भी बन गया। यदि वह शिक्षा ग्रहण करके न जाता तो उसे अपने पिता के स्वामी बहार खां लोहानी की दृष्टि में ऊंचा उठाने भी कभी अवसर प्राप्त नहीं होता। शिक्षा के कारण ही वह बहार खां लोहानी के प्रभावित कर सका। अंततः शिक्षा उसके उत्थान की आधारशिला भी बना। पिता की जागीर पर कार्य करने में उसे अनेक अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी मिला। उसने फारसी की ग्रंथों में बड़े उच्च राजकीय आदर्शों को अपनी जागीर में लागू करने का प्रयास किया। उसने राज्य स्वयं प्रणाली के सुधार, जागीरों के किसानों की सुविधाएं प्रदान की और कर्मचारियों पर कड़ा नियंत्रण रखा। उसके परिणाम अच्छा निकला। उन्हें अनुभवों को सम्राट बनने पर उसने पूरे राज्य में लागू भी किया। भारत के श्रेष्ठतम शासकों की पंक्ति में आ खड़ा हुआ। उसने पूरे भारत की भौगोलिक जानकारी प्राप्त की और उन स्थानों पर ध्यान में रखा कि जहां शत्रु को रोका जा सकता है। तलियागाड़ी में हुमायूं के मार्ग में बाधा का एकमात्र कारण शेरशाह का आरंभिक भौगोलिक अनुभव भी था। उसने बाबर की सेना में रहकर मुगलों की युद्ध विधि का भी अनुभव प्राप्त कर लिया था। उसने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को जो है तुगलकागामा विधि द्वारा पराजित भी किया, क्योंकि तुगलकागामा विधि जो था पहले जो है बाबर ही जानता था और बाबर के बाद जो था इस शेरशाह ने भी उसके सेना में कुछ दिन काम करके सारी विधि और विद्या सीख लिया। तो इससे क्या हुआ, उसको हुमायूं को हराना उसके लिए सहज हो गया। उसने आरंभिक जीवन के उतार चढ़ाव ने उसे धैर्यवान, साहसी और आत्मविश्वासी बना दिया, क्योंकि शुरू से ही वो बहुत तकलीफ सहता जा रहा था, जिसकी वजह से उसको तकलीफ सहने की एक आदत सी बन गई। बहार खां लोहानी की सेवा में वह बड़े धैर्य के साथ अपने गुट को दृढ़ करता गया। वो लोहानी सरदारों के विरोध से किसी तरह भी भयभीत न हुआ। आखिर उसके
जो है गुणों ने उसे रूहानी सरदारों को पराजित करने में सहायता भी प्रदान किया। सच तो यह है कि शेरशाह का आरंभिक जीवन उसके भविष्य के लिए जीवन का प्रतिबिंब साबित हुआ। इसके आरंभिक जीवन के उतार चढ़ाव ने उसे एक दिन व्यक्ति में परिवर्तन कर दिया। यही कारण था कि युवा अवस्था गुजर जाने के पश्चात भी शेरशाह भारत का शासक बनने के लिए यत्न करता रहा। अंततः एक दिन उसका सपना साकार भी हुआ जब उसने हुमायूं को चौसा तथा कन्नौज की लड़ाई में पराजित करके भारत में से भगाने में विवश कर दिया। ऐसे जीवन में उसे उत्कृष्ट किसी प्रकार को ही प्राप्त होती है, यानी ऐसा जो है जीवन शायद किसी को ही प्राप्त होता है। शेरशाह सूरी के अधीन अफगान शक्ति का विस्तार। शेरशाह सूरी ने तो जन्म से ही महान था और न ही उस पर महानता थोपी गई थी। वह तो अपने कार्य से महान बना। सुल्तान बनना उसके जीवन का उद्देश्य था, इसलिए उसने जीवन में हर कदम सोच समझ कर रखा। वो बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा दिखाई नहीं देना चाहता था। उसे हर अवसर पर लाभ उठाया। उसने अपनी शक्ति बढ़ाई और आखिरकार प्रहार के लिए तैयार किया। वह आगरा से दूर चुपके से बिहार में शक्ति बटोरता रहा। हुमायूं ने बचने के लिए उसने संधि कर ली ताकि सैनिक तैयारी पूर्ण हो जाए। आखिरकार शेरशाह सूरी की शक्ति का हुमायूं को पता चल गया, परंतु जब उसे कुचला नहीं जा सकता था तो वह एक सैन्य शक्ति बन चुका था। उसके पास इतनी अधिक शक्ति थी कि वह हुमायूं से भी अधिक शक्तिशाली सम्राट से टक्कर लेने का क्षमता रखता था। आखिर उसे हुमायूं की पराजित किया और हिंदुस्तान का शासन बन गया। शेर खां के शेरशाह बनने का उसका जीवन प्रगति की एक प्रेरणादायक गाथा भी है। शेर खां की आरंभिक विजय। देखिए, शेर खां ने बहुत से विजय हासिल किया, लेकिन आरंभिक विजय के बारे में जानना भी हमारे लिए जरूरी है। सूरजगढ़ का युद्ध, इसमें जो था सूरजगढ़ का युद्ध जो था 1534 ईस्वी में लड़ी गई थी। हुमायूं के साथ संधि कर लेने के पश्चात शेर खां ने बंगाल के शासक अहमद शाह को दंड देने का निश्चय किया। उसने युद्ध की तैयारी कर दी और तुरंत ही बंगाल की ओर चल दिया। अहमद शाह ने तो सदा ही शेर खां का विरोधी किया था। अंततः वह एक भारी सेना लेकर अफगानी आक्रमणकारी का सामना करने आया। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के रण क्षेत्र में महमूद शाह उसके सभी साथी सरदार बुरी तरह से पराजित हुए। शेर खां की एक महत्वपूर्ण विजय थी। इस विजय में उसे बहुत सा धन, हाथी तथा तोप के लूट के माल के रूप में प्राप्त हुआ। उसके प्रदेश में भी वृद्धि हुई। वह बिहार के साथ साथ दूसरे राज्य के प्रदेशों को स्वामी भी बन गया। सबसे बढ़कर उसकी इस विजय से उसकी आगामी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त हो गया, क्योंकि उसने एक शक्तिशाली राजा को पराजित किया था। इसमें सभी विद्वानों के अपने अपने विचारधारा है और अपने विभिन्न विचार हैं। इसमें से जो है डॉक्टर के.आर. कनगारो कहते हैं कि यदि उसने सूरजगढ़ की लड़ाई न जीती होती तो जो है गुमनामी के अंधेरे से निकलकर भारत की राजनीति में प्रवेश न कर सकता। तो ये बात तो कहीं हद तक सही भी थी। उसके बाद बंगाल की विजय की ओर उन्हें जो है 1535 ईस्वी में वो अग्रसर था। सूरजगढ़ के महत्वपूर्ण विजय के पश्चात शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण करने का निश्चय किया, परंतु वह उसने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुगल सम्राट हुमायूं की दृष्टि से बच कर रहना चाहता था। अंततः हुमायूं जैसे कि गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध बड़ा शेर खां ने अवसर का लाभ उठाया। बंगाल पर आक्रमण कर उसने बंगाल के शासक अहमद शाह को तिलगाड़ी के स्थान पर 1535 ईस्वी में पराजित किया और आगे बढ़ने लगा। उसे आगे बढ़ने के रोकने के लिए जो है महमूद शाह ने चिंगूरा के पुर्तगालियों से सहायता प्राप्त करके तेलीगाड़ी और सिकंदगाड़ी के दरारों की सुरक्षा का प्रबंधन किया, परंतु उसे अपने उद्देश्य में सफलता न मिली। शेर खां उन्हें चकमा देकर एक अन्य मार्ग से बंगाल की राजधानी जो गौड़ा जा पहुंचा। विवश होकर महमूद शाह को शेर खां के साथ संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार उसने शेर खां को 13 लाख रुपया नगद, ठीक है, और युद्ध की क्षति की पूर्ति के रूप में दिया। इसके अतिरिक्त उसने जो है 90 मील लंबा तथा 30 मील चौड़ा एक प्रदेश भी शेर खां को सौंप दिया। इस प्रकार शेर खां के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इसके परिणाम से उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई। उसके पश्चात था गौड़ पर अधिकार, जो 1538 ईस्वी में उसने किया था। ये सूरजगढ़ की विजय की और गौड़ा में प्राप्त सफलता का शेर खां को बंगाल विजय के लिए प्रेरित भी किया। अंततः 1538 ईस्वी को आरंभ में वह एक नए आक्रमण की तैयारी में जुट गया। तैयारियां पूर्ण होने पर उसे बंगाल के शासक पर एक आरोप लगाया कि उसने शेर खां को कर नहीं दिया है। इसके पश्चात उसने गौड़ा पर आक्रमण करके उसे घेरे में ले लिया।
महमूद शाह संकट में पड़ गया और उसने हुमायूं की शीघ्र सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की, परंतु मुगल शासक ने गौड़ा जाने की बजाय पहले ही चुनार को जितना उचित समझा। चुनार घेरे में उसने 6 मास का बहुमूल्य समय व्यर्थ ही गवा दिया। इसी बीच शेर खां के पुत्र जलाल खान ने बंगाल को बहुत बड़े भाग का अधिकार कर लिया। चुनार की विजय के बाद हुमायूं ने बनारस के निकट डेरा डाल दिया, परंतु उसकी स्थिति दृढ़ नहीं थी। अंततः उसने शेर खां के साथ 1538 ईस्वी में संधि की बातचीत आरंभ कर दी। इधर शेर खां भी अभी बंगाल मुगलों के साथ टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण उसे हुमायूं के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों में संधि हो गई। इस संधि की मुख्य शर्त ये थी कि बंगाल पर शेर खां का अधिकार रहेगा, परंतु उसे बिहार का प्रदेश मुगलों को सौंपना होगा। शेर खां मुगल सम्राट के 10 लाख रुपए के रूप में दिया करेगा, ठीक है, और शेर खां बंगाल के से प्राप्त राजस्व का पूरा ब्यौरा मुगल सम्राट के पास भेजेगा। मुगल सम्राट अपनी संपूर्ण सेना सहित आगरा लौट जाएगा। शेर खां आजीवन हुमायूं का सेवक और भक्त रहेगा। इन दिनों अफगान सरदार का हुमायूं के बीच संधि वार्ता चल रही थी। इन्हीं दिनों जलाल खान और ख्वाजा खान ने गौड़ा के घेरे को दृढ़ कर लिया। फलस्वरूप मुगलों के साथ शेर खां के समझौते से कुछ ही समय पूर्व गौड़ा विजय कर लिया गया। उसके पश्चात था अफगान शक्ति के अस्थायी आघात। दोनों पक्ष में संधि तो हो गई, परंतु शीघ्र ही घटना ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे संधि पत्र का एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। संधि के केवल 3 दिन पश्चात ही बंगाल को पराजित तथा घायल शासक ने हुमायूं से मुंडेर में भेंट की और बड़े मार्मिकता ढंग से शेर खां के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना किया। हुमायूं से उसकी दुर्दशा देखी न गई। उसने शेर खां के साथ की हुई संधि भंग कर दी और एक विशाल सेना लेकर शेर खां के विरुद्ध बंगाल की ओर कूच कर दिया। अफगान सरदार ने तुरंत सैनिक तैयारी की। उसने घोड़े से कोष निकाल कर रोहताल में भेज शुरू कर दिया। सभी अफगान शेर खां के नेतृत्व में मर मिटने के लिए तैयार हो गए। हुमायूं पटना के सुगौर होता हुआ भागलपुर पहुंच चुका था। वहां से उसने 5-6 सैनिकों का आगामी दल भेजा। शेर खां ने कोष निकालने तक उन्हें रोकने का प्रयास किया। उसने अपने पुत्र जलाल खां के नेतृत्व में 13,000 सैनिकों का एक दल तेलीगाड़ी नामक दरारों पर नियुक्त कर दिया। सेनापति ख्वाजा खां भी उसके साथ था। उन्हें दरारों के चोटी पर तोपें लगा दी। कहते हैं कि अफगानों ने 1 मास तक मुगल सम्राट को आगे न बढ़ने दिया। इसी बीच शेर खां ने घोड़े के कोष तथा अफगान दरारों के परिवारिक की सुरक्षित तो सरगाड़ी में पहुंचा दिया। उसने एक और चाल भी चली। वो यह थी कि उसने घोड़े के दुर्ग में शराब, अफीम और अन्य नशीली वस्तुएं रखवा दी। कारण उसे पता था कि हुमायूं को इस वस्तुओं के विशेष अनुराग है। अपनी स्थिति को जो अच्छी तरह से दृढ़ कर लेने के पश्चात शेर खां ने तेलगाड़ी से अपनी सेनाएं वापस हटा ली और हुमायूं को बिना किसी विरोध के बंगाल पर अधिकार करने का अवसर दे दिया। हुमायूं ने घोड़े के दुर्ग में प्रवेश किया और वहां रखी शराब, अफीम तथा अन्य नशीले वस्तुओं में मगन हो गया। यह एक समकालीन लेखक के अनुसार हुमायूं ने दुर्ग के द्वार भी बंद कर लिए और नशे में इतना मदहोश हो गया कि उसे कई दिनों तक सूर्य को भी दर्शन न किए। बाद में उसने गौड़ा जनरलवाद का नाम भी दिया। चौसा का युद्ध जो था ये 1539 ईस्वी में लड़ी गई थी। हुमायूं तो गौड़ा नशे में धूत पड़ा हुआ था। इधर शेर खां बिहार पर अधिकार करने के लिए भेजी गई मुगल सेना को कुचलने में जुट गया। उसने भिन्न भिन्न दिशाओं में अफगान सेना के दल भेजे। शीघ्र उन्होंने तेलियागाड़ी से लेकर कन्नौज तक के विस्तृत प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अफगानों में मुगलों के संचार साधन भी नष्ट कर दिए गए। जब सब कुछ लूट लिया गया तो हुमायूं की आंख खुली। उसने कुछ सैनिक को बंगाल में छोड़कर आगरे जाने का निश्चय किया। यात्रा आरंभ हुई। जो हुमायूं चौसा पहुंचा, उसने करमनाशा नदी पार करके उसके पश्चिम तट पर अपना शिविर गाड़ दिया। हुमायूं के बंगाल के वापसी के समय शेर खां रोहताल के निकटवर्ती प्रभागों से उसकी गतिविधियों को देख रहा था। उसने अपने सरदारों से परामर्श लिया और सेना लेकर हुमायूं के पीछे चल दिया। शीघ्र उसने करमनाशा नदी के दूसरी ओर डेरा डाल दिया। हुमायूं की स्थिति बड़ी ही शोचनीय थी। अंततः उसने अपने एक कर्मचारी शेख खलील को शेर खां के साथ संधि वार्ता करने के लिए भेजा। बातों ही बातों में शेर खां ने शेख खलील की अपनी ओर गांठ लिया और उसने हुमायूं की वास्तविक शक्ति का पता लगा लिया। परिणाम स्वरूप अफगान सरदार ने हुमायूं के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया और संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और 26 जून जो था 1539 ईस्वी को शेर खां के सैनिकों ने करमनाशा नदी पार की और सोए हुए
मुगल सैनिकों पर धावा बोल दिया। मुगल सम्राट स्वयं तो बड़ी वीरता से लड़ा, परंतु उसके सैनिक ने उसे पुण्य सहयोग न दिया। इधर वर्षा ने उसकी कठिनाइयों को और भी अधिक वृद्धि कर दी। लाचार होकर हुमायूं प्राण रक्षा के लिए घोड़े सहित गंगा में कूद पड़ा। संभवतः वह नदी में डूब जाता, परंतु ठीक समय पर निजाम नामक चिश्ती ने उसे डूबने से बचा लिया। कहा जाता है कि सम्राट ने इस सेवा के बदले में आगरा पहुंचने पर निजाम जो है भिश्ती को आधे दिन के लिए मुगल सिंहासन सौंपा था। चौसा के युद्ध की पराजय से हुमायूं के सम्मान को भारी धक्का लगा और शेर खां बंगाल तथा बिहार का अधिकार बन गया। वास्तव में चौसा की विजय ने अफगान पर पानीपत की प्रथम लड़ाई के लगे धब्बे को भी धो दिया। इसमें जो है डॉक्टर श्रीवास्तव ने बात क्लियर कहा था कि चौसा की विजय अत्यंत जो है महत्वपूर्ण थी, ठीक है, और ये सिद्ध हो गया कि इसके दुर्गामी परिणाम निकलेंगे, यानी आने वाला समय में जो है चौसा के युद्ध के कारण बहुत से ऐसे युद्ध भी होंगे जिसका जो है अलग ही परिणाम निकलेगा। शेर खां से शेरशाह बनना। चौसा की विजय से शेर खां की महत्वपूर्ण विजय थी। पहली बार उसने खुले युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। इस विजय के फलस्वरूप शेर खां की महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गई। उसके हृदय से मुगलों के श्रेष्ठता का भाव निकल गया। अब वह बंगाल और बिहार का स्वामी बन बैठा था। शक्ति के बल पर प्राप्त राज्य पर अपना अधिकार दृढ़ बनाने के लिए उसने सम्राट की उपाधि धारण करने का निश्चय किया। अंततः शीघ्र ही उसकी राज्याभिषेक कर दिया गया। इस शुभ अवसर पर शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। उसके नाम का खुतबा पढ़ाया गया और उसको सिक्के प्रचलित किए गए। तो शेर शाह जो है बहुत ही आसान तरीके से वो बन गया और अपना के नाम के उसने क्या किया, खुतबा पढ़वा लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कनौज का युद्ध लड़ा जो है 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। उसने कनौज अथवा जो बिलग्राम के पास डेरे डाल दिए। हुमायूं अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था। उसने अपने भाइयों से सहयोग के लिए प्रार्थना की, परंतु उन्होंने उसकी दयनीय दशा की कोई परवाह न किया। आखिरकार जो है 1540 में हुमायूं अकेले ही 9000 सैनिक लेकर शेर शाह को विरुद्ध बढ़ा। कनौज के स्थान पर एक मास तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। आखिर वर्षा आरंभ होते ही अफगान सेना ने 17 मई जो है 1540 ईस्वी को मुगल सेना पर टूट पड़ी। हुमायूं पराजित होकर भाग खड़ा हुआ और इस तरह दिल्ली का राज सिंहासन शेरशाह सूरी के हाथ में आ गया। उसने हुमायूं का पीछा किया और उसे भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। निस्संदेह कनौज का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्ध में से एक था। जिस प्रकार कन्हाव के युद्ध ने पानीपत के प्रथम युद्ध के अधूरे कार्य को पूर्ण किया था, ठीक उसी प्रकार कनौज के युद्ध ने चौसा के युद्ध को अधूरे कार्य को पूरा किया और इस युद्ध ने शेरशाह को भारत में पुण्य अफगानों के साम्राज्य का स्थापना के सपनों को साकार भी कर दिया। उसके पश्चात सुल्तान के रूप में शेरशाह सूरी की विजय। कहते हैं शेरशाह सूरी जो था बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसने बहुत ही तकलीफ से अपना जीवन व्यतीत किया था और इसी कारणों से वो जो है सम्राट बना। शेरशाह सूरी जो है 1540 में दिल्ली के सिंहासन में बैठा और उसने 1545 ईस्वी तक शासन किया। इस समय दौरान उसने निम्नलिखित बहुत से कार्य भी किए। वखवार जाति पर विजय। कहते हैं 1540-41 ईस्वी में रमापिंडी के आसपास रहने वाली गखर जाति के लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। हुए उपद्रव्य मचाकर शेरशाह सूरी के लिए अशांति पैदा कर रहे थे। ऐसी जाति को कुचलना शेरशाह सूरी के लिए आवश्यक था। वह किसी भी समय शेरशाह सूरी के लिए चुनौती बन सकते थे। उनका नेता राय संगड़ा शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अंततः शीघ्र ही शेरशाह सूरी ने एक विशाल सेना लेकर उस पर आक्रमण कर दिया और इस महत्वपूर्ण प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने वहां रोहताल नामक दुर्ग बनवाया जहां लगभग 5000 सैनिक रखे गए। उसके बाद मलवा का विजय जो 1542 में लड़ी गई थी। 1542 में शेरशाह सूरी ने मलबा पर चढ़ाई की। वहाँ मलूल खां तथा कादिर शाह का शासन था। उसने हुमायूं के विरुद्ध शेरशाह सूरी की सहायता देने का वचन भी दिया था, लेकिन समय आने पर उसने सहायता देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी आपको स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया था। एक कादिर शाह की उपाधि को धारण किया और शेरशाह सूरी उसे दंड देना चाहता था, परंतु इसी समय मल्लुल खान ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया। मल्लुल खान के लखनौती का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया तथा सारा मलबा पूर्ण रूप से सूरी शाह में साम्राज्य में शामिल हो गया। कहते हैं कि मल्लुल खान बाद में शेरशाह सूरी के डर से गुजरात के शासक मोहम्मद तृतीय के शरण में चला गया। मलबा का शासन भार जो है शुजात खां को सौंप दिया गया। उसके बाद था
रायसीन की विजय जो 1543 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने रायसीन पर आक्रमण किया। यह मध्य भारत का एक प्रसिद्ध राज्य था। हुमायूं काल में इस राज्य ने चंदौरी की जीत का बहुत राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया था। यहाँ का राजपूत शासक पुण्यमल चौहान था। उसने राज्य के अनेक मुसलमान सरदारों को मौत के घाट उतार दिया था। अफगान की सेनाओं ने कई दिन तक राजस्थान की घेर रखा था, परंतु उन्हें सफलता न मिली। आखिर शेरशाह सूरी ने चालाकी से काम लिया और उसने पूर्णमाला के विश्वास दिलाया कि यदि राजपूत उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें परिवार को सहित सुरक्षित जो है मलबा की सीमा के पार पहुंचा दिया जाएगा। कहते ही उसके लिए शेरशाह सूरी ने कुरान हाथ में लेकर शपथ ले ली थी। परंतु जो ही राजपूत सैनिक दुर्ग से बाहर आए, अफगान सैनिक उस पर टूट पड़े और राजपूतों ने अपने हाथों से अपनी स्त्रियों तथा बच्चों का वध कर दिया और स्वयं अफगानों में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। बच्चे खुचे राजपूत स्त्री बच्चे को दास बना लिया गया। शेरशाह सूरी यह विश्वासघात उसके चरित्र पर भारी कलंक भी साबित हुआ, क्योंकि उसने उस समय जो था कुरान की जो है शपथ ली थी। ठीक है, तो ये जो था उसके जीवन का शेरशाह सूरी का विश्वासघात और उसके चरित्र पर बहुत बड़ा कलंक साबित हुआ। उसके बाद था आपका सुल्ताना तथा संधि की विजय। सुल्तान में मधुद लगान की संधि में फतेह खान नामक विद्रोही सरदार के उपद्रव मचा रखा था। पंजाब के गवर्नर हैदर खान ने आदेश किया आदेश दिया गया कि वह विद्रोही सरदार के प्रति कठोरता का व्यवहार करे और निकटवर्ती प्रदेशों को विजय करे। हैदर खान जो है मुल्तान की ओर बढ़ा और 1543 ईस्वी में उसे अधिकार में ले लिया। इसके पश्चात उसने अपने कदम सिंध की ओर बढ़ाए और उसने फतेह खान को बंदी बना लिया तथा उसे शेरशाह सूरी के समक्ष पेश भी किया गया। शेरशाह ने उसे तुरंत यमलोक पहुंचा दिया। उसके बाद मरवाड़ा का विजय जो 1544 ईस्वी में लड़ा गया। मरवाड़ा का शासक मलदेव राठौर एक वीर योद्धा परंतु महत्वाकांक्षी शासक था। उसने आसपास के अनेक दुर्ग विजय कर लिए थे। इसके अतिरिक्त उसने हुमायूं को बंदी भी बनाकर शेरशाह सूरी से हवाले नहीं किया था। अंत शेरशाह सूरी उसे नाराज था। शेरशाह सूरी ने उसे दंड देने के लिए 80,000 घुड़सवार सहित मरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। राजपूत बड़ी वीरता से साहस से लड़ते रहे। जब शेरशाह सूरी ने सफलता की कोई आशा न रही तब उसने धोखे से काम लिया। उसने स्वयं ही अपने नाम की कुछ जाली पत्र लिखे, परंतु लिखने वाले के स्थान पर राजपूत सरदारों के हस्ताक्षर कर दिए। फिर उसने इस पत्र को एक रोशनी थैली में डालकर मलदेव के शिविर के पास फेंकवा दिया। मलदेव ने यह पत्र पढ़ा तो उसे अपने सरदार पर संदेह होने लगा। पत्र से यह प्रमाण मिलता था कि उसके सरदार उसे कैद करके शेरशाह सूरी के हवाले करने का प्रयास कर रहे हैं। यह पढ़कर मालदेव का धैर्य टूट गया और उसने शेरशाह सूरी से युद्ध करने का विचार छोड़ दिया। परंतु जब राजपूत सरदारों को इस बात का पता चला तो वे अपनी स्वामी भक्ति को सिद्ध करने के लिए अफगानों पर टूट पड़े। वो इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी को अपनी सफलता पर शंका होने लगी। अंत में शेरशाह सूरी ने विजय अवश्य प्राप्त की, परंतु वह पराजय के मुंह में जाते जाते बचा तथा स्वयं कहता था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत के राज्य को खोने लगा था। यानी मुट्ठी भर बाजरे के लिए वो जो भारत जैसे समस्त राज्यों को खोने के कगार पे आ गया था। शेरशाह सूरी ने अजमेर से लेकर आबू तक समस्त मरवाड़े प्रदेश अपने अधिकार में ले लिया। तब पश्चात शेरशाह सूरी मरवाड़े के दुर्बल शासक बनवीर को पराजित करके मुवाड़ भी जीत लिया। कुछ समय बाद रणभोर का प्रसिद्ध दुर्ग भी शेरशाह सूरी के अधिकार में आ गया। काजिर का घेरा और शेरशाह सूरी की मृत्यु। कहते हैं 1544 से 45 ईस्वी में राजपुताना के सफल सैनिक अभियान के पश्चात शेरशाह सूरी ने बुंदेलखंड को जीतने के लिए कांजीर की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने नवंबर 1544 ईस्वी में कांजीर के दुर्ग पर घेरा डाला। वहां के राजा कृत सिंह ने शेरशाह सूरी की इच्छा के विरुद्ध रीवा के शासक बीरभान को शरण दी थी और उसे शेरशाह सूरी को सुदृढ़ करने से इनकार कर दिया था। कुछ इतिहासकार का मत है कि शेरशाह सूरी कृत सिंह के एक रखेल को, जो कि बहुत ही सुंदर थी, प्राप्त करना चाहता था। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा, परंतु शेरशाह सूरी को सफलता न मिली। अंत में दुर्ग की दीवारों को गोले बारूद द्वारा उड़ाने की योजना बनाई गई। बारूद का जाल बिछा गया और गोलाबारी के लिए बुर्ज की बनाया भी गया। बुर्ज इतना ऊंचा था कि इसे दुर्ग का भीतर भाग दिखाई देता था। शेरशाह सूरी स्वयं बुर्ज पर चढ़ गया, परंतु बारूद के ढेर में एक गोले के फटने से शेरशाह सूरी घायल हो गया और इसके कुछ ही दिनों में जो है 22 मई
1545 ईस्वी को दिन उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसका जो उम्र था 73 वर्ष की थी। शेरशाह सूरी के सम्राट का विस्तार। सच तो यह है कि शेरशाह सूरी एक महान विजेता था। उसने 5 वर्ष की अल्प अवधि में एक विस्तृत सम्राट की नींव रखी। उसका साम्राज्य लगभग सारे उत्तरी भारत में कश्मीर, गुजरात और असम को छोड़कर स्थापित था। पश्चिमी में वह संधि से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक फैलता हुआ आगे बढ़ता रहा। इस तरह से जो है शेरशाह सूरी की अंत भी हुई और जो है इसने जो शासन लगाया था उसका भी उसने बहुत अच्छे से विस्तार किया। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो होता है शेरशाह के जीवन के बारे में हमारा जो है और इसको युद्ध नीतियों के बारे में समाप्त हो रहा है टॉपिक। ठीक है, आगे जो है हम बाद में शेरशाह सूरी की प्रशासनिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे कि उसने कौन कौन से सुधार किए थे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसको आपको करना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। अगर आपको पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल पे तो इसके सब्सक्राइब करना आपका हित बन जाता है क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तभी जो है इसका फ़ायदा भी उठाइएगा। ठीक है, सोचिएगा कि मैं एक बार वीडियो देख लूँगा और दोबारा मैं जब चैनल पे जाऊँगा तो मुझे मिल जाएगा, तो ऐसा आसानी से मिलने वाला नहीं है क्योंकि आप जब भी वहाँ पर रिसर्च कीजिएगा त्रिपान लिखिएगा तो त्रिपस आ जाएगा और इससे आपका रिसर्च सफल नहीं हो पाएगा। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, ये मत सोचिए कि मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बच्चों की भलाई और उनके लिए आवश्यक सारे सामग्री को जुटाना। तभी तो त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8th 9th 10th 11th 12th CBSE जो सिलेबस को कवर करता है और प्लस जो है NIOS बोर्ड के 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक के सारे सिलेबस को कवर करता है आर्ट्स की। तो अभी भी मत सोचिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको मेरा जो भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होगा और आप उससे लाभान्वित होंगे। तो सोचिए नहीं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अपना ध्यान रखना, बाय।